Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 को फाइनली अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचाएंगे और लास्ट 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 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 का, जो कि चैप्टर 2 की सबसे लास्ट एक्सरसाइज भी है। तो भाई इसके अंदर हमें कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है? इसके अंदर हमें डिस्कस करना है क्रैमर्स रूल के बारे में। अब क्रैमर्स रूल क्या होता है? बाखुदा आप में से किसी भी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक बड़े मजे की बात स्टार्टिंग में कहूंगा। देखो एक्सरसाइज 2.6 पूरी की पूरी एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से 7 नंबर का 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि आपके पेपर में 7 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो एक्सरसाइज 2.6 से आएंगे। मैं आपको ये बात पहले से बता देता हूँ, सही है ना। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने हर क्वेश्चन में तकरीबन डिफरेंट मेथड पढ़ा। पहले हम लोगों ने होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, फिर नॉन होमोजीनियस की कंसिस्टेंसी निकालना सीखा, देन फिर हम लोगों ने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सीखा था। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 तो ये हो गए। बाकी देन लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन मेथड सीखा था। ये सारे मेथड 7 नंबर के लिए पेपर में बेतहाशा पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। आप कह रहे होंगे सर आपको कैसे पता? तो मेरे प्यारे शागिर्दों, मुझे ऐसे पता है क्योंकि भाई ये पंजाब बोर्ड, केपीके बोर्ड हर जगह पे पूछे जाते रहे हैं और सिंध बोर्ड में भी आते रहे हैं। ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो गया, क्रैमर्स रूल हो गया, और साथ साथ गॉस जॉर्डन मेथड या गॉस एलिमिनेशन मेथड पेपर के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये 7 नंबर के लिए क्वेश्चन लाजमी तैयार करना है। तो एक्सरसाइज 2.6 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये बात बहुत दफा रिपीट कर चुका हूँ, एक दफा दोबारा मैंने रिपीट कर दी इसीलिए कि आपको जहन नशीन हो जाए। अब जब हम लोग क्रैमर्स रूल के ऊपर मूव कर रहे हैं तो रिमेंबर दिस थिंग, क्रैमर्स रूल इज अ वेरी इजी टॉपिक। क्रैमर्स रूल एक बहुत आसान टॉपिक है एज कंपेयर टू आपने जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ा, या आपने जो गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ा, या गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, या होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। उसके मुकाबले में क्रैमर्स रूल सबसे आसान मेथड है, चुटकी बजा के सॉल्व करेंगे भाई। कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है? अगेन सबसे पहले नंबर के ऊपर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक आखिरी मेथड क्या होता है? क्रैमर्स रूल। सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे वही बेसिक जुमला, वी नो डेट, ये जुमला लिख दिया। और बाखुदा आपको ये मेथड पहले से आता है। कैसे आता है? क्योंकि मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ चुके हो, और यहाँ पे जो पढ़ोगे ना बहुत मजे से पढ़ोगे। कैसे भी समझाऊंगा। सबसे पहले मैट्रिक्स ए को फॉर्म कर लो। देखो भाई पुरानी चीज है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू बना लोगे यहाँ से। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या होगी? 1 - 2 1, 2 2 -1। और क्या आ रही है भैया? ये आ रही है 1 1 और 0 z है तो 0 आ गया। अच्छा भाई, मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई? मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू होगी एक्स वाई और जेड के बराबर। आपके पास क्या होगा? मैट्रिक्स बी होगा। तो आपने सबसे पहले काम क्या कर लिया कि मैट्रिक्स ए फॉर्म कर लिया। मैट्रिक्स ए कैसे फॉर्म करा कि भाई जो भी आपके पास पर्टिकुलरली वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट होते हैं मैट्रिक्स ए आ गया। सिंपल वेरिएबल्स जो होते हैं मैट्रिक्स एक्स होता है, और मैट्रिक्स बी क्या होता है? इक्वल टू के दूसरी तरफ वाले कांस्टेंट्स के लिए मैट्रिक्स बी होता है। ये सारी बातें आप लोगों को पहले से मालूम। क्या करें भाई? क्रैमर्स रूल बेसिकली जो है ना, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। क्रैमर्स रूल कुछ भी नहीं होता, डिटर्मिनेंट रूल कहलाता है। क्या कहलाता है? आसान तरीके से डिटर्मिनेंट रूल भी इसे कहते हैं। तो क्रैमर्स रूल सबसे आसान मेथड है। पेपर में इसके सबसे कम आने के चांसेस होंगे 7 नंबर के लिए, मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। मगर पेपर में फिर भी पूछा जाता रहा है तो इसका एक और नाम क्या हो सकता है? डिटर्मिनेंट रूल। डिटर्मिनेंट रूल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये बाकी तमाम जो मेथड्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े ना 7 नंबर एक्सरसाइज 2.6 के अंदर, होमोजीनियस इक्वेशन को, गॉस एलिमिनेशन हो, गॉस जॉर्डन हो, या मैट्रिक्स इन्वर्जन हो, उन सब में सबसे आसान है। इसलिए पेपर में आने के चांसेस उनके मुकाबले में थोड़े से कम होंगे। मगर फिर भी पेपर के अंदर, पास पेपर्स के अंदर ही पूछा हुआ है 7 नंबर के लिए। तो हल्का हल्की चीज नहीं है, मजे की चीज है। तो भाई कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्या कहा मैंने? हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। आपने सबसे पहले जुमला लिख दिया कि भैया हम क्रैमर्स रूल को सॉल्व करते हुए, यूज करते हुए सॉल्व कर रहे हैं। वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, सही है ना भाई। सबसे पहला काम क्या करोगे? मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ले लो। सबसे पहले नंबर के ऊपर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लोगे आप, सही है। फिर ए1 का लोगे, फिर ए2 का लोगे, फिर ए3 का लोगे। तीनों को आपस में डिवाइड करवाओगे, सिंपल तरीके से एक्स वाई और जेड आ जाएगा। टेंशन ही नहीं है, भी सबसे कहूंगा। सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेना है। मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास? ये है 1 2 1, -2 2 1, 1 -1 0। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूं तो भाई डिटर्मिनेंट लेना तो तमाम बच्चों को आता है। कैसे लोगे? पहली वाली वैल्यू फर्स्ट,
कॉलम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, ये जिस रो में आ रहा है जिस कॉलम में आ रहा है सब इग्नोर, बाकी के चार नंबर डेट इज 2 1 -1 0। सही है, नेक्स्ट नंबर नेगेटिव साइन पे होगा, प्लस का 2 बन गया। अच्छा भाई, ये जिस कॉलम में आ रहा है जिस रो में आ रहा है सब इग्नोर, बाकी के चार नंबर 2 1 -1 0। अगला नंबर प्लस के 1 के साथ, जिस कॉलम में आ रहा है रो में आ रहा है सब इग्नोर, 2 1 2 1। सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करोगे भैया, इधर हो जाएगा आपके पास 2 0 0, माइनस माइनस प्लस का 1, इधर क्या हो गया प्लस का 2, 2 0 0, माइनस माइनस अगेन प्लस का 1, इधर प्लस का 1 एज इट इज, इधर 2 1 2, माइनस का 2 1 2। ओके, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पर आ गया 2 -2 0 हो गया। तो फाइनली आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है 3 के बराबर। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 3 के बराबर आ रही है। सिंपल इज डेट, आपने जल्दी से डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग नाउ फॉर ए1। अब जरा बात को समझिएगा, नाउ फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए1। अब आप बोलेंगे सर ये मैट्रिक्स ए1 क्या है। अब जरा मजे की बात, आपने मैट्रिक लेवल पे ऑल दो चीज पढ़ी हुई है और दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्रैमर्स रूल होता है, डिटर्मिनेंट मेथड कहलाता है। इस बेसिकली इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम इस मेथड के अंदर डिटर्मिनेंट के जरिए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड कर रही होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोगों ने देखिए मैट्रिक्स ए की वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब मैट्रिक्स ए1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बात को जरा समझते हैं। भाई देखो, मैट्रिक्स ए1 कैसे निकालते हैं, क्रैमर्स रूल बेसिकली वो मेथड होता है जो इसका दूसरा नाम क्या होता है, डिटर्मिनेंट रूल भी होता है। यानी कि आप अपनी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के वेरिएबल्स को सॉल्व करते हो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। किस तरीके से, कि भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर जो ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन है आपने उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, पहला काम कर लेना होता है, सबसे पहला काम। उसके बाद अब देखो ओरिजिनल मैट्रिक्स, अब आपको वैल्यू चाहिए ए1 की, ए2 की, ए3 की, वो कैसे निकालोगे। देखो आपके पास जो पहला कॉलम है ना, इस पूरे कॉलम को आप रिप्लेस करवा दोगे इस कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ, तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा, इसका नाम होगा ए1। क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि क्रैमर्स रूल हमसे कहता है कि अब आपको चूंकि डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज को निकालना है, तो आपने जब ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया, अब इस पूरे के पूरे कॉलम को रिमूव कर दो और इसकी जगह पे कांस्टेंट इक्वल टू के दूसरी तरफ जो नंबर्स होते हैं वो वाला कॉलम इस पहले कॉलम की जगह पे आ जाएगा। तभी इस मैट्रिक्स का जो नाम होगा वो नाम क्या कहलाता है, इस मैट्रिक्स का नाम कहलाता है ए1। इसी तरीके से मैट्रिक्स ए2 होगा कि ओरिजिनल मैट्रिक्स ए में से सेकंड कॉलम को आपकी बारी में रिप्लेस करवाओगे इस कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स के साथ, उसका डिटरमिनेंट अलग निकालेंगे। इसी तरीके से ए3 होगा, ए3 क्या होगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स में से थर्ड कॉलम को रिप्लेस करवाओगे कांस्टेंट के एलिमेंट्स के साथ। ये बहुत बेसिक सा काम करना होता है क्रैमर्स रूल के अंदर, कि आप पहले मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट लेते हो, फिर ए1 का लेते हो, ए2 का लेते हो, ए3 का लेते हो, लास्ट में ए1 को ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हो, ए2 को करते हो, ए3 से करते हो, आपके तीनों आंसर्स आ जाते हैं एक्स वाई और जेड। अभी मैंने सिर्फ थ्योरेटिकली बताया है, अभी करके दिखाऊंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है, पहली बात यहां तक क्लियर हो गई कि आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर मैट्रिक्स ए तक का काम कर लिया, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट ले लिया। अब देखो मैट्रिक्स ए1 फॉर्म करना है, तो मैट्रिक्स ए1 कैसे निकालेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैट्रिक्स ए1 कैसे बनाएंगे, आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना, ओरिजिनल मैट्रिक्स देखो ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स ए1 फॉर्म करना है तो वन का मतलब कॉलम वन, ए1 का मतलब कॉलम वन। तो ये जो आपके पास ये वाला है, ये जो आपके पास कॉलम वन आ रहा है इसको रिमूव कर दो, इसकी जगह पे कांस्टेंट के एलिमेंट्स आएंगे और बाकी मैट्रिक्स सेम रहेगा। बाकी मैट्रिक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कांस्टेंट के एलिमेंट्स क्या है, कांस्टेंट के एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है आपको 2 4 और 0। क्या गिवन है, 2 4 0। बाकी एलिमेंट्स एज इट इज लिखे जाएंगे, क्या क्या है, -2 -2 1 2 -1, -2 1 2 -1 और नीचे आ रहा है 1 0। सही है ना भाई। अब बाकी एलिमेंट एज इट लिखे गए। देखो हमने क्या करा, अब हमने मैट्रिक्स ए1 फॉर्म कर लिया। मैट्रिक्स ए1 क्या होता है, मैट्रिक्स ए1 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स ए1 कैसे फॉर्म किया, जो भी आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था उसके कॉलम वन को रिमूव करवा दिया, चेंज करवा दिया, रिप्लेस करवा दिया कांस्टेंट के मैट्रिक्स के साथ। इससे जो नया मैट्रिक्स उभर के आया इसको मैट्रिक्स ए1 कहा। अब इसका आप डिटर्मिनेंट लोगे, इसका भी डिटर्मिनेंट ले लोगे। कैसे लेंगे डिटर्मिनेंट, वो आप तमाम बच्चों को मैंने सिखाया हुआ है, बहुत बेसिक सा काम है। चाहो तो जल्दी जल्दी खुद भी ले सकते हो, चाहो तो मेरा वेट कर सकते हो, मैं आपको लेके दिखा दूंगा अभी हाथ के हाथ। सही ना भाई, कैसे लेंगे,
सिंपल तरीके से 2 का 2 एज इट इज, यहाँ ब्रैकेट में क्या आ गया, या इसको ऐसे करके लिख दो, 2 का 2 एज इट इज, 2 -1 1 0, फिर माइनस का साइन फॉर्मूले का, और एक माइनस साइन यहाँ पर भी आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। इधर आया 4, इधर आया 0, इधर आया -1, इधर आया 0। ओके, नेक्स्ट वैल्यू प्लस के साइन के ऊपर, इधर आया 4, इधर आया 2, इधर आया 0, इधर आया 1। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बेसिक वे के अंदर, 2 × 0 0, -1 प्लस का 1 प्लस का 2 एज इट इज, 4 zeros are 0, नेगेटिव नेगेटिव प्लस 0, नेगेटिव नेगेटिव 0 ही हो गया, वैसे प्लस हो या माइनस हो फर्क नहीं पड़ता। 4 1s are 4, अच्छा यहाँ पे बाहर 1 था तो 1 रहने दीजिए, 4 1s are 4, और माइनस का 0 × 2, 0 का 0। देखो भाई ये क्या बन गया, ये आपके पास सिंपल तरीके से खाली 2 ही बच रहा है, नहीं हाँ 2 बच रहा है खाली यहाँ से, और ये भी खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गए, भाई प्लस का 4 भी बच रहा है, फिर प्लस का 4 भी बच रहा है, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपके पास A1 का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। A1 का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। हमारे पास A1 का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, कैसे सॉल्व करा, सिंपली बेसिक मल्टीप्लीकेशन करी। अब आपने A1 का डिटर्मिनेंट ले लिया, अब आप क्या करेंगे, नाउ फॉर मैट्रिक्स A2, अब आप मैट्रिक्स A2 को सॉल्व करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। कैसे, अब देखो मैट्रिक्स A2 कैसे बनेगा, बहुत आसान सी चीज है, अगर किसी को मसला हो रहा है अभी देख लो। देखो आपके पास जो मैट्रिक्स ए है ना, ओरिजिनल मैट्रिक्स है, अब की बारी के अंदर क्या करेंगे, अब की बारी के अंदर इस मैट्रिक्स ए में से जो ये सेकंड कॉलम है इसको रिप्लेस करवाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी किसी को नहीं छेड़ेंगे। अब कॉलम 1 अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि अब A2 के ऊपर जा रहे हैं, A2 का मतलब क्या है, कॉलम 2। कॉलम 2 को आप खाली रिप्लेस करवाओगे इसके पर्टिकुलर कांस्टेंट के कॉलम के साथ, तो बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। क्या क्या चीजें हैं भैया, ये है 1 2 1, 1 2 1 एज इट इज, और क्या है 1 -1 0, 1 -1 0, और हमारे पास ये बी सेकंड कॉलम को रिप्लेस करवा रहे हैं किसके साथ, कांस्टेंट के एलिमेंट, कांस्टेंट के मैट्रिक्स के साथ, तो क्या है, वो है 2 4 0, वो है 2 4 0। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे, इसका भी डिटर्मिनेंट लेंगे। देखो सबसे आसान मेथड है, सिंपल डिटर्मिनेंट लेना है भाई, डिटर्मिनेंट लेना तो आप, अब आप लोगों को बहुत इजी लगता होगा, बच्चों वाला काम है भाई, इतनी जब डिटेल में पढ़ रहे हो तो ये तो डिटर्मिनेंट तो हलवा होगा आपके लिए इंशाल्लाह। तो देखो 1 0 0 कैसे लेंगे, पहला एलिमेंट ले लिया 1, ब्रैकेट में क्या बचा 4 1, ये इसको मॉडुलस के सिंबल पे या डिटरमिनेंट बेस सिंबल पे लिख रही होती हैं, 4 -1 0 0, फिर माइनस का 2, जिस कॉलम में आ रहा है जिस रो में आ रहा है सब इग्नोर, क्या बचा 2 1 -1 0, फिर प्लस का 1, क्या क्या बचा 2 4 1 0। हमने ये काम बेसिकली कर लेना है, सही है ना। अब देखो ये 1 का 1 एज इट इज, 4 0 0, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 0, करने की जरूरत नहीं है, 0 0 ही रहेगा वैसे तो। आगे बढ़ते हैं भाई, 2 × 0 0, माइनस माइनस प्लस का 1, फिर देखो प्लस का 1 एज इट इज, 2 0 0, माइनस का 4 1 4। अब देखो यहाँ पे माइनस का 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया, माइनस का 2, और ये 1 × -4 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो -2 -4 क्या होता है, -2 -4 हो जाएगा माइनस का 6। तो आपके पास फाइनली A2 की वैल्यू क्या आ गई, A2 की वैल्यू बराबर आ गई 6 के। देखो मैं आखिर में एक दफा पूरा क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी टिपिकल ट्यूशन वाली बाजी या बाजी से नहीं पढ़ रहे, मुझसे पढ़ रहे हो, सही है ना, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे शागिर्दों। A2 की वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे, A3 का डिटरमिनेंट भी ऐसे ही लेंगे। नाउ फॉर दी A3 डिटरमिनेंट क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे नाउ फॉर A3 मैट्रिक्स, नाउ फॉर A3 सिंपल A3 लिख दीजिए। अच्छा, अब देखो मैट्रिक्स A3 कैसे फॉर्म करेंगे। A3 मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, अगेन मैट्रिक्स ए को देखने से पहले, मैट्रिक्स ए कहाँ गया आपका, ये रहा मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के अंदर अब की बारी में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि A3 फॉर्म करना है, क्या फॉर्म करना है, A3, तो अब की बारी में ये जो थर्ड कॉलम है इसको रिप्लेस करवाएंगे कांस्टेंट के मैट्रिक्स से, बाकी दोनों कॉलम्स अपनी जगह पे सिमिलर रहेंगे। देखो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट सिंपली निकाल लिया, यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। A1 का मतलब क्या होता है, कॉलम 1 रिप्लेस करवा के डिटरमिनेंट लोगे, A2 का मतलब कॉलम 2 रिप्लेस करवा के, और A3 का मतलब क्या है भाई, कॉलम 3 रिप्लेस करवा के। सिंपल इज दैट, इससे आसान दुनिया में कुछ चीज एग्जिस्ट करती है भाई, नहीं करती यार। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 1, 1 2 1, -2 2 1, यहाँ पे क्या है फिर -2 2 1, -2 2 1, और फिर इसको रिप्लेस करवा देंगे कांस्टेंट के मैट्रिक्स के साथ, तो वो क्या है 2 4 0।
वो क्या आ रहा है, 2 4 एंड 0। वेरी गुड। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर आपको A3 का डिटर्मिनेंट लेना है, क्या लेना है, A3 का डिटर्मिनेंट, तो A3 का डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज है भाई, हमने A3 का डिटर्मिनेंट लेना है भाई। A3 का डिटर्मिनेंट लेने का तरीकेकार बहुत ही सिंपल सा। किस तरीके से भाई, आप तमाम लोगों को सिखा चुका हूं, पहले इसको डिटर्मिनेंट के सिंबल्स में कन्वर्ट करोगे। डिटर्मिनेंट के सिंबल्स में कन्वर्ट करना ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिंपल तरीके से डिटर्मिनेंट निकालने में चले जाएंगे। पहली रो का पहला एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, सब इग्नोर, बाकी के चार नंबर्स 2 1 4 0। अगला नंबर नेगेटिव के साइन के ऊपर, इत्तेफाक से ये भी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, +2 हो गया। बाकी के चार नंबर 2 1 4 0। और फिर लास्ट वाला नंबर प्लस के साइन के ऊपर, तो जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है बाकी सब इग्नोर, 2 1 2 1 एज इट इज। सही है ना भाई। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, 2 0 0 माइनस का 4 1 4, प्लस का 2 एज इट इज, फिर 2 0 0 नेगेटिव का 4 1 4, फिर प्लस का 2 एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा, 2 1 2 माइनस का 2 1 2। सही है ना भाई। अच्छा, देखो 0 - 4 क्या हो गया, -4 हो गया। फिर +2, 0 - 4 ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 2 - 2 0 हो गया, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। तो इधर देखो -4 एज इट इज, 4 2 8, तो नेगेटिव का क्या बन गया, 8 बन गया। -4 -8 का मतलब क्या है, -12। तो आपके पास फाइनली A3 की वैल्यू क्या आ गई, -12। आपके पास A3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -12 आ गई। इस तरीके से हमारा A3 भी सॉल्व हो गया। देखो यहाँ तक का काम बहुत सिंपल सा करा, क्या काम करा, रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट लिया हम लोगों ने, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स इक्वेशंस के ऊपर जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होते हैं, उससे जो आपके पास मैट्रिक्स बनता है उसे मैट्रिक्स ए कहते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स ए वन क्या होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए में से आपने कॉलम 1 को रिप्लेस करवाया मैट्रिक्स बी के साथ, तो यहाँ पे जो आपके पास एक नया मैट्रिक्स बना उसको मैट्रिक्स ए वन कह दिया, उसका डिटरमिनेंट ले लिया। फिर मैट्रिक्स ए टू क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स ए टू कहते हैं कि ओरिजिनल मैट्रिक्स ए में से जो आपके पास ये कॉलम नंबर 2 था उसको आपने रिप्लेस करवाया मैट्रिक्स बी के साथ, तो जो नया मैट्रिक्स बना उसको मैट्रिक्स ए टू का, उसका डिटरमिनेंट निकाल लिया। देन हम मैट्रिक्स ए थ्री पे गए। ए थ्री मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए में से आपने सिंपल तरीके से जो थर्ड कॉलम था उसको रिप्लेस करवाया, किसके साथ, उसको रिप्लेस करवाया आपने सिंपली मैट्रिक्स बी के साथ, तो जो नया मैट्रिक्स बना उससे आपने उसका डिटरमिनेंट ले लिया। अब जब आपने ये काम कर लिया, अब आप इन तमाम वैल्यूज को एक दफा सबसे पहले नीचे लिख दो। क्या लिखोगे, अब जरा गौर से देखिएगा, अब ये असल काम है, छोटा सा काम है और मजे का काम है, अब आंसर निकालने हैं खाली। क्या लिखोगे, नाउ नाउ वी गॉट। आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई, आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई गई, ऊपर आ रही है 3। सही है ना। A1 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई, वो 6 के बराबर आई थी, मुझे याद है क्योंकि। और A2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी -6। अभी ऊपर जाके चेक भी कर लेते हैं। A2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई, -6। और A3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, ये आई -12। तो आपने सबसे पहले तमाम वैल्यूज को लिख देना है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, वैसे मुझे याद है कि तमाम वैल्यूज को यहाँ पे लिख दिया। अब क्या लिखोगे, नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब क्या लिखोगे भाई, नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। कैसे सॉल्व करोगे क्रैमर्स रूल के ऊपर, गौर से देखिएगा। मैट्रिक्स एक्स, अगर आपको एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो ये कैसे बराबर होता है, A1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। Y की वैल्यू क्या होती है, Y की वैल्यू बराबर होती है A2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। और फिर Z की वैल्यू किसके बराबर होती है, Z वेरिएबल की, ये होती है ऑब्वियसली A3 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ये बेसिक सा काम हम लोगों ने कर लेना जल्दी से यहाँ पे, सही है ना भाई। ए डिटर्मिनेंट, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे भाई, देखो A1 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, A1 का डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, A1 का डिटर्मिनेंट देखो आपके पास क्या आया, 6 आया। और ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, 3 आया। तो 3 1 3, 3 2 6, तो आपके पास एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। ये आपको पहला आंसर मिल गया, देखो कितनी आसानी से मिल गया। वाई के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, वाई का फॉर्मूला क्या है, वाई के लिए A2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 6 डिवाइडेड बाय अगेन 3, तो 3 1 3, 3 2 6। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, z के लिए सॉल्व कर लेंगे। z के लिए क्या था भैया, नेगेटिव का A3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, -12, और a डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, 3 के बराबर। 3 1 3, 3 4 12। तो आपके पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी -4। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो इस तरीके से आपने x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया।
और z भी फाइंड कर लिया, सही है ना। तो यहाँ पे लास्ट में आप रिजल्ट लिख सकते हो कि hence the required values of x comma y comma z आर 2 कॉमा -2 कॉमा -4, सही है ना भाई। तो ये आप लास्ट के अंदर एक छोटा सा चीज लाजमी तौर पे लिख सकते हो। तो भाई कैसे सॉल्व करो क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए1 निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए2 निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए3 निकाल लिया। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा। अब आपको जब क्रैमर्स रूल, आपने सारे डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए, आप क्रैमर्स रूल को अप्लाई करते हैं, क्रैमर्स रूल अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल कि आपके पास जो ये अननोन्स होते हैं ना, एक्स वाई और जेड, जो भी तीन अननोन्स होंगे, उनमें से पहला वाला होता है यानी कि एक्स, एक्स ही आएगा आपके लेवल के ऊपर, कोई अलग से नहीं आएगा आपके लेवल पे, एक्स ही आएगा, सही, अलग से उसके अलावा आ नहीं सकता आपके लेवल के ऊपर। तो जो एक्स वेरिएबल होगा, एक्स अननोन होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन डिवाइडेड बाई ए, ये आप मैट्रिक लेवल पे पढ़ चुके हो। वाई के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू डिवाइडेड बाई ए, और वाई जेड के लिए क्या होता है, ए थ्री डिवाइडेड बाई ए। सिंप्लीफाई करोगे सिंपल तरीके से अननोन्स के आंसर आ जाएंगे, उस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। मेरे ख्याल में तो ये क्वेश्चन क्रैमर्स रूल ज्यादा आसान लगना चाहिए एज कम्पेयर टू, अल्लाह भला करे, गॉस जॉर्डन या जो गॉस एलिमिनेशन या नॉन होमोजीनियस के दूसरे मेथड जो हमने पढ़े इन्वर्जन वगैरह वाले, वो बहुत लंबे मेथड से, उनके मुकाबले में बहुत आसान मेथड है, बहुत छोटा मेथड है उनके मुकाबले में। हर एक का अपना अपना तजिया होता है, एज अ टीचर मेरे नजदीक ज्यादा इजी है। और अगर पेपर में ये आ जाए ना, तो उस दिन 10 रकते नफल के या शुक्राने के लाजमी पढ़िएगा, क्योंकि ये वो मेथड होता है जिसमें बच्चे का, कि नल्ले से नल्ले बच्चे का भी आंसर सही होता है। अनलेस एंड अनटिल जो है ना, आपके पास आपके माँ बाप की कोई मतलब शदीद किस्म की बदुआ ना हो ना, तो इस क्वेश्चन में गलती नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल को वो ना हो। अगेन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब होगा, गलती इंसान से ही होती है, बट अगेन ये ज्यादा आसान मेथड एज कम्पेयर टू इनवर्स मेथड। इनवर्स मेथड इज अ वेरी लॉन्ग मेथड, तो ये बड़ा मजे का होता है। तो ये पेपर में जब कभी भी आता था ना, सो बच्चे बड़े खुशी से बताते थे कि सर अब वो जो है ना क्रैमर रूल आ गया। तो क्रैमर रूल के ऊपर बच्चे के मार्क्स कंफर्म होते हैं, इसीलिए एग्जामिनर जरा कम ही देता है इस क्वेश्चन को, मगर देता है, ऐसा नहीं देता, तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई यहाँ तक की बात सबको क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी से मुझे सब बच्चों का कमेंट सेक्शन में रिप्लाई चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर है, सबको क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों, कोई मसला। अच्छा तो बच्चों, अब हमारे पास फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 आ रहा है। करना तो इसे आप लोगों को खुद चाहिए, बट चलिए मैं जल्दी से करवा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सिंपल तरीके से सबसे पहले क्या लिखोगे, वी नो डेट ए एक्स इज इक्वल टू बी, एंड देन उसके बाद एज वी नो डेट मैट्रिक्स ए को पहले बनाएंगे आप लोग। मैट्रिक्स ए क्या है यहाँ पे मेरा बेटा, 1 -2 0 और 3 1 0 एंड 2 0 1, ये आ गई मैट्रिक्स ए की वैल्यू। अच्छा भाई, और मैट्रिक्स एक्स क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स होता है भाई, एक्स वाई और जेड आ गया। एंड देन क्या होगा हमारे पास, सिंपली मैट्रिक्स जेड, मैट्रिक्स बी की वैल्यू। अब क्या करेंगे, सिंपली मैट्रिक्स बी को लिख देंगे। मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, मैट्रिक्स बी की वैल्यू है हमारे पास -4 -5 -1, सही है ना। ये आपके पास क्या आ गई, मैट्रिक्स बी की वैल्यू आ गई। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपल तरीके से, तो फाइनली क्या करेंगे भाई, हमने मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख दी, एक्स की लिख दी और बी की लिख दी। अब आपने सिंपल तरीके से सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ले लेना है, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ऐसे लिख लीजिए, फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो भाई ए के मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म पे पहले कन्वर्ट करके लिख दीजिए। तो 1 -2 0 3 1 0 2 0 1। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ आपको इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं सबको सिखा चुका हूँ भाई, साथ साथ। अच्छा बच्चा वो है जो मेहनत करेगा, अच्छा बच्चा वही है जिसको कामयाबी मिलेगी जो मेहनत से पढ़ेगा। तो भाई जब तक मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, आप में से बहुत से बच्चों को चाहिए कि भाई मैं तो सारे बच्चों को एक साथ लेके चलता हूँ, तो मैं तभी कुछ दफा आहिस्ता भी बोलता हूँ, मैं सारे स्टेप्स भी शो करता हूँ। जो अच्छा बच्चा है वो मुझसे पहले कर लेना चाहिए, उसे चाहिए कि भाई जब उसने एक दफा क्वेश्चन समझ लिया, अगले क्वेश्चन मुझसे पहले मुझे करके दिखाए, ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि बच्चे को समझ में आया नहीं आया, सही है ना भाई। और मुझे कैसे पता चलेगा, अपने घर पे जब आप करोगे,
आपको लगेगा कि भाई आपने ये समझना है कि टीचर आपके सामने बैठा हुआ है, और यही यूट्यूब का फायदा है कि भाई आप लोग अपने घरों में बैठ के इसको आराम से एक्सेस कर सकते हो इंशाल्लाह। सही है ना भाई। प्लस का टू यहाँ पर आ गया, ये जिस कॉलम में आ रहा है जिस रो में आ रहा है सब इग्नोर, तो 3201 इधर एडिट का एडिट, प्लस का जीरो, देन यहाँ पे क्या बचा 3120, सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। वन का वन एज इट इज, वन वन जार वन, माइनस का जीरो, इधर क्या हो जाएगा प्लस का टू, थ्री वन जार थ्री, माइनस का जीरो, और यहाँ पे सिंपली जीरो का जीरो। तो देखो यहाँ पे वन का वन एज इट इज, प्लस का थ्री टू जार सिक्स। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास बेटा, 7 के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, 7 के बराबर। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई मसला किसी बच्चे को, बहुत सिंपल सी चीज है। अब क्या करेंगे, अब फॉर ए वन के लिए सॉल्व करेंगे, फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन, फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन। उसके लिए पहले हमें मैट्रिक्स ए वन बनाना पड़ेगा, और मैट्रिक्स ए वन बनाने का मैंने आपको तरीका बताया था कैसे बनाएंगे भाई। देखो, आपके पास जो मैट्रिक्स ए है ना, ये रहा मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स ए के अंदर सिंपली कॉलम वन को रिप्लेस करवा देंगे कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स के साथ। तो भाई क्या है ये, -4 -5 -1, -4 -5 -1, सब नेगेटिव में है। सेकंड कॉलम क्या, -210, ये एज इट इज रहेगा, -210, और थर्ड कॉलम क्या आ रहा है, 001, क्या आ रहा है भैया, 001। सही है ना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो A2 का भी क्या लेना है हम लोगों ने, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी होता है भाई एग्जामिनर, वरना इसके नंबर काट लेगा, पहले बता रहा हूँ। ये ब्रैकेट्स लगा के डिटर्मिनेंट की फॉर्म शो करनी होती है, ताकि पता चले आप डिटर्मिनेंट ले रहे हो, कुछ और नहीं ले रहे भाई। एग्जामिनर ऑल दो टीचर है, उसको मालूम है क्या कर रहे हो, बट अगेन उसके नंबर काटेगा ना बेटा। सही है ना, तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब डिटरमिनेंट कैसे लोगे, पहली रो के पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, बाकी के चार नंबर कौन कौन से हैं, 1001, फिर नेगेटिव नेगेटिव प्लस का टू में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -5 -101, और फिर अगेन यहाँ पे प्लस का जीरो बन रहा है। और यहाँ पे क्या बन गया भाई, यहाँ पे हमारे पास हो गया, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, -5 -110। अच्छा भाई, यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव का फोर एज इट इज, वन इंटू वन वन रहेगा, माइनस का जीरो, प्लस का टू एज इट इज, नेगेटिव का फाइव इंटू वन नेगेटिव का फाइव, और माइनस का वन इंटू जीरो माइनस का जीरो, लिखने की जरूरत नहीं है। और जब जीरो इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म वैसे जीरो हो जाएगी। अच्छा भाई, तो यहाँ पे क्या बचा है, नेगेटिव का फोर, टू इंटू -5 क्या हो जाएगा, टू इंटू -5 सिंपल तरीके से बराबर होगा नेगेटिव के 10 के। सही है ना भाई, तो -4 -10 क्या हो गया, -14 हो गया। तो आपके पास A2 का, सॉरी A1 था ये, A1 हम फाइंड कर रहे थे ना, आई एम सो सॉरी। हमारे पास A1 का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, हमारे पास A1 का डिटर्मिनेंट फाइनली बराबर आ गया 14 के। A1 का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, -14 के। मैंने गलती से 2 लिख दिया था यहाँ पे, ऑब्वियसली A1 सॉल्व कर रहे हैं भी, A2 तो भी करेंगे। तो A1 का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, -14 के। अब फाइनली हम जाएंगे A2 का डिटर्मिनेंट निकालने के ऊपर। अब किसके ऊपर जाएंगे, फॉर A2 डिटर्मिनेंट। तो भाई सबसे पहले A2 फॉर्म करना पड़ेगा। A2 कैसे फॉर्म करेंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर से आपने सेकंड कॉलम को रिप्लेस करवा लेना है, जो आपके पास एक कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स आ रहा है। तो पहले इसको लिख देता हूँ, -4 -5 -1 है ना, ये क्या है, -4 -5 -1, और बाकी एलिमेंट्स को ऑलरेडी लिखना है हम लोगों ने, 132, यहाँ पे क्या आएगा 132, इधर क्या होगा 001। मैंने देख लिया था वैसे तो, बट कंफर्म भी कर लेते हैं भाई, कंफर्म हमेशा किया करो। देखो, कभी ये मत समझिएगा कि आप सही लिख रहे हो, जैसे मैं अगर चाहता तो भी आगे बढ़ सकता था कि मुझे याद थी वैल्यूज, बट अच्छा बच्चा वो होता है जो हमेशा रीचेक करता रहे, क्योंकि ये नंबर्स बड़े कीमती हैं। आपने अगर एक कोई बगलूली मार दी, आपने कोई अपने आप को जो है ना थोड़ा सा चौड़ा बनने के लिए, ये बनने के लिए कि नहीं यार अभी तो मैंने देखा ही था, सही लिखा होगा, जहन पे मुझे एतबार है, अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं। देखो, इसमें मैं जो आपको पढ़ाता हूँ, आपके लेवल पे आके इसलिए आपको पढ़ाता हूँ कि आप इस बात को पिक करो, समझ सको भाई, कि यार ये इस तरह की हरकतें अक्सर आवाम करती है, कि वो क्वेश्चन को रीचेक नहीं कर रही होती करते हुए, उस वजह से एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन जाया हो जाएगा। और इतनी मेहनत से सॉल्व करोगे, जब उसके नंबर ना मिले तो ऑब्वियसली दुख होता है। जब आप मेहनत करके जाओ और अच्छी परसेंटेज ना ले सको ना, लिटरली रोना आता है जिंदगी के अंदर, आप बहुत मायूस हो जाते हो। तो इसीलिए आप तमाम लोगों से कहूंगा, बेटा मेहनत लाजमी करो, मगर अक्ल के साथ। अक्ल जो अल्लाह मियां ने दी है उसको भी यूज करना है। अच्छा भाई, A2 के डिटरमिनेंट लेने के ऊपर जाएंगे। A2 का डिटरमिनेंट कैसे लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको पहले A2 की फॉर्म में लिख दीजिए डिटरमिनेंट की, 1 -4 0 3 2 -5 -1 001। अब इसका आपने क्या लेना है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट लेने के ऊपर मूव करते हैं भैया। ओके ओके, तो सिंपल तरीके से वन का वन एज इट इज लिखा जाएगा। यहाँ आ गया -5 -1 0 और 1।
फिर माइनस माइनस यहाँ पे ऑब्वियसली प्लस का 4 हो जाएगा। इधर क्या बचा, 3201। इधर क्या बचा, प्लस का 0, और इट विल बी 32 -5 -1। सही है ना भाई। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने का तरीकेकार, -5 × 1 नेगेटिव का 5, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 0, प्लस का 4 एज इट इज, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, एंड माइनस का 2 × 0 0 ही हो जाएगा, प्लस का 0 एज इट इज का एज इट इज, और ये जब ऑब्वियसली किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, नेगेटिव का 5 एज इट इज, प्लस का 4 3 12। -5 प्लस का 12 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप 12 में से 5 को निकाल दो, 12 में से 5 निकालोगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो आपके पास A2 का डिटरमिनेंट किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। A2 का डिटरमिनेंट किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। अब फाइनली हम सॉल्व कर लेंगे नाउ फॉर A3। किसके लिए सॉल्व कर लेंगे भैया, नाउ फॉर A3 डिटरमिनेंट। ओके सबसे पहले आप A3 का मैट्रिक्स को लिखोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों A3 का मैट्रिक्स ऐसे लिखोगे, A3 की मैट्रिक्स की वैल्यू कहाँ है भैया, A3 कैसे लिखेंगे, देखो ओरिजिनल मैट्रिक्स में से आपने थर्ड कॉलम को कन्वर्ट करवा देना है किसके साथ, इसके साथ, ऑब्वियसली जो कांस्टेंट वाला एलिमेंट फैक्टर होगा। तो बाकी सबको ऐसे लिख दीजिए, बाकी सारी वैल्यूज को हम एलरेडी लिख देंगे। तो देखो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 3 2, और सेकंड रॉ क्या है, 2 1 0, और इसको फिर कन्वर्ट करवा देंगे उसके साथ। सॉरी ये क्या आ रही है, -2 1 0 है, देखो -2 1 0 मुझे गलती दिख गई अपनी। और अब थर्ड कॉलम को आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स में से जो थर्ड कॉलम आ रहा था इसको इससे रिप्लेस करवा दें। तो बाकी फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो A3 मैट्रिक्स के लिए बन जाएगा। तो -4 -5 -1 के लिए यानी कि काम करना है, किसके लिए काम करना है, -4 -5 -1। तो हमने सिंपल तरीके से मैट्रिक्स A3 को यहाँ पे लिख दिया। अब A3 का डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर लेंगे। भाई बहुत सिंपल सी चीज है यार, मतलब इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई कॉपी तो है नहीं कि मैं उसको डायरेक्टली पेज पर उठूं, इसमें मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ता है। सही है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखो सिंपल तरीके से क्या कर लेंगे, A3 का डिटरमिनेंट, तो A3 का डिटरमिनेंट लेने के ऊपर मूव करेंगे। देखो यहाँ पे पहले से क्या मौजूद है, 1 -2 -4। सही है, 3 1 -5, इधर क्या है, 2 0 -1। सिंपल तरीके से इसका क्या लोगे, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे लेंगे, अगेन अब तो याद हो चुका होगा, भी रट चुका होगा इनफैक्ट। सिंपल तरीके से आपके पास यहाँ पे बचा 1 -5 0 -1, माइनस माइनस प्लस का 2, इधर होगा 3 2 -5 -1, और इधर क्या हो जाएगा भैया, इधर हो जाएगा -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड इधर होगा 3 1 2 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1 का 1, 1 × -1 -1, 0 × -5 प्लस का 5, प्लस का 2। अच्छा तो बच्चों, अब सिंपल तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करवा लेना है। कैसे करवाएंगे भाई, -1 क्या हो जाएगा भाई, -1, 0 × -5 खत्म हो गया, नेगेटिव का 0 बचा, प्लस का 2 एज इट इज, 3 × -1 क्या हो जाएगा, -3, और माइनस का 5 × 2 माइनस माइनस ये हो जाएगा +10। ओके ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 बाहर एज इट इज, 3 × 0 0, और माइनस का 2 1 2 का 2 एज इट इज। तो भाई ये 1 बाहर था, तो नेगेटिव का 1 × 1 -1, -3 + 10 किसके बराबर होता है बेटा, -3 + 10 बराबर होता है ऑब्वियसली प्लस के 7 के, और 7 2 क्या हो जाएगा, 14 का 14 एज इट इज। एंड यहाँ पे क्या बचा, नेगेटिव का 4 नेगेटिव का 2 ऑब्वियसली प्लस का 8। तो ये आपके पास क्या बच गया, नेगेटिव का 14 प्लस का 8, नेगेटिव का 14 प्लस का 8 क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का 14 प्लस का 8, प्लस का 14 और प्लस का 8 क्या हो जाएगा, प्लस का 22, 22 -1 क्या हो जाएगा, 21। तो आपके पास फाइनली A3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 21 के बराबर आ गई। तो इस तरीके से आपने A3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया, फाइंड कर लिया। अब आपने A1 डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, A2 डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, A3 डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में बाखुदा कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लिया, मैट्रिक्स A1 का लिया, मैट्रिक्स A2 का लिया, मैट्रिक्स A3 का लिया, और ये बहुत सिंपल है यार। मतलब मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट जो क्वेश्चन आपको गिवन था उससे मैट्रिक्स A डायरेक्टली आ जाएगा। मैट्रिक्स A1 कैसे फॉर्म करा, कि भाई जो ओरिजिनल मैट्रिक्स A था उसके कॉलम 1 को रिप्लेस करवा दिया सिंपल मैट्रिक्स B के साथ, तो मैट्रिक्स A1 बन गया, उसका डिटर्मिनेंट ले लिया। मैट्रिक्स A2 कैसे फॉर्म करा, कि आपने सिंपल तरीके से मैट्रिक्स A के सेकंड कॉलम को रिप्लेस करवा दिया किसके साथ, ऑब्वियसली मैट्रिक्स B के साथ, तो आपके पास मैट्रिक्स A2 बन गया। एंड A3 कैसे बना, कि भाई ओरिजिनल मैट्रिक्स जो A था उसके हमने थर्ड कॉलम को रिप्लेस करवा दिया मैट्रिक्स B के साथ, तो हमारे पास A3 बन गया। ये बहुत सिंपल सी चीज थी, तो हमने A1 A2 A3 ये सब निकाल लिए। तो इसको मैं एक दफा यहाँ पे तरीके से लिख देता हूँ कि भाई हमारे पास नाउ वी हैव, क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव
मैट्रिक्स ए की वैल्यू का डिटरमिनेंट क्या आया, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट मेरे पास आया 7। और मैट्रिक्स ए वन का डिटरमिनेंट किसके बराबर आया, ये आया हमारे पास, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, नेगेटिव का 14। चेक कर लेंगे ऊपर से जाके भी एक दफा। मैट्रिक्स ए टू का डिटरमिनेंट किसके बराबर आया, आई गेस ये भी 7 ही आया था। और मैट्रिक्स ए थ्री का डिटरमिनेंट किसके बराबर आया, ये आया 21 के बराबर। अब सिंप्लीफाई पहले चेक कर लेते हैं, वैसे मैं कंफर्म तो हूँ बट फिर भी चेक कर लेंगे। ए का बिल्कुल सही है, -14, 7 और 21 बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो इस जुमले को आपने सिंपल तरीके से लिख देना है। अब देखो क्रैमर्स रूल क्या कहता है कि सिंपली एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, कि मैट्रिक्स ए वन का डिटर्मिनेंट ले लोगे मैट्रिक्स ए के साथ। और देखो ए वन की डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू क्या है, ए वन की नेगेटिव का 14 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट क्या है 7, तो 7 वन जर 7, 7 टू जर 14, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई -2। यानी कि आपके पास सिंपली एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2। सही है ना भाई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2 के बराबर। इसी तरीके से आपने y की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। y कैसे निकालोगे, मैट्रिक्स ए टू का आप डिटर्मिनेंट ले लोगे किसके साथ, सिंपली मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट के ऊपर। देखो भाई ए टू की वैल्यू क्या है, ए टू का डिटर्मिनेंट क्या आया 7, और आपके पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट भी क्या है 7, तो 7 7 इधर क्या हो गया 1 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो आपके पास y की वैल्यू इसका मतलब किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। इसी तरीके से आप z को फाइंड कर लोगे, z कैसे निकालोगे, ए थ्री के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करवा दोगे ए के डिटर्मिनेंट के साथ, ए थ्री के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करवा दोगे ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो ए थ्री का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है 21, इसको क्या करवा दोगे, सिंपली डिवाइड करवा दोगे, किसके साथ डिवाइड करवाओगे, मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो 7 वन जर 7, 7 थ्री जर 21, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सिंपल तरीके से ये आ जाएगी 3 के बराबर। तो इस तरीके से आप लोगों ने फाइनली सारे के सारे आंसर्स को फाइंड कर लिया, लास्ट में आप रिजल्ट लिख दोगे इजीली। और यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन के ऊपर फाइनली एक्सरसाइज 2.6 एंड होती है, 2.6 अपने मन तक ही अंजाम को पहुंचती है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी फाइनली एंड होता है। सही है ना भाई, चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ लेक्चर्स मेरे बड़े डिलेड आए, उसके पीछे रीजन ये थी मेरी तबीयत जरा सही नहीं थी, तो मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सही है ना भाई, तो मुझे आपकी दुआओं की बड़ी जरूरत है। और बाद में बस लास्ट में बस एक ही बात कहूंगा कि हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बाकी चैप्टर्स भी आहिस्ता आहिस्ता मैं अपलोड सारे कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। सही है ना भाई, तो आपने खुद भी इस चीज को फॉलो करना है, अपने दोस्तों से भी शेयर करना है। क्यों, क्योंकि मैं आपको वो सारी गाइडेंस दे रहा होता हूँ जो नॉर्मली एक आपको एक अच्छे कोचिंग सेंटर में मिलती है। और मेरा तारुफ अगर आप नहीं जानते तो बेटा किससे पूछ लीजिएगा, आपके बड़े बहन भाइयों या कोई भी एक ऐसा बंदा जो किसी ढंग की यूनिवर्सिटी में बैठा होगा, उसने मुझसे पढ़ा हुआ होगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एन एप्टीट्यूड टीचर एज वेल एज इंजीनियर, एज वेल एज मैं डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में काफी अर्से तक पढ़ाता रहा। अब जब मैं अपने चैनल के ऊपर एक चीज डाल रहा हूँ तो उसके पीछे रीजन क्या है, कि भाई वो बच्चा जो किसी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी उसका भी हक तालीम है। मैं आपको बड़ी मेहनत से पढ़ाता हूँ, तो मेरे आपसे बस एक ही एट द एंड ऑफ द डे ख्वाहिश है, एक फरमाइश है, कि यार आपने करना है क्या है कि जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसकी डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करें, उसकी वीकली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करें। जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको करवा दी हैं उनकी एग्जाम्पल को खुद से सॉल्व करना है। अक्सर मैं देख रहा होता हूँ मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि सर रिव्यू एक्सरसाइज भी आप करवा दें। बेटा जब पूरा चैप्टर मैंने सॉल्व करवा दिया, रिव्यू भी मैं ही करवाऊंगा, तो आप क्या करोगे, पेपर भी फिर मैं ही दूंगा जाके क्या, नहीं पेपर मैंने नहीं देना, पेपर आपने देना है। तो जब मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी हैं तो रिव्यू एक्सरसाइज तो आप खुद करोगे ना यार। उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको ओरिजिनल एक्सरसाइज में मिल जाएगा। तो भाई रिव्यू एक्सरसाइज में वही चीज आ रही होती है, रिव्यू एक्सरसाइज में कोई अलग चीज नहीं होती है मेरे प्यारे शागिर्दों। तो जहन में रखिएगा कि मैं आपसे हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो भी चैप्टर मैं पढ़ा दूं उसकी एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको लाजमी सॉल्व किया करें, क्योंकि अभी आपके पास इसके पास पेपर्स इस किताब के इतने अवेलेबल नहीं है। आने वाले सालों के बच्चों के लिए तो होंगे बट आपके पास तो नहीं है ना। तो एटलीस्ट आप लोगों ने क्या करना है, वो बच्चे जो स्टार्टिंग के सालों के अंदर लेक्चर्स को लेंगे, भाई आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो भी एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ उसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो किताब के हर चैप्टर के एंड में गिवन है वो सॉल्व कर लिया करें। और साथ में हर एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो एग्जांपल्स गिवन होती है वो लाजमी सॉल्व कर लिया करें। ये दो चीजें, अगर इन दो चीजों को फॉलो कर लोगे ना, इतनी गारंटी मैं देता हूँ कि आपके मैथ्स में 100 और 100 नंबर आएंगे। किसी का बाप भी आपके नंबर नहीं काट सकता अगर आपने ये दो चीजों को प्रैक्टिस कर ली। अब बच्चे कहते हैं सर ये भी आप सॉल्व करवा दें, अबे बेटा ये मैं थोड़ी सॉल्व करवाऊंगा, मैंने जब आपको ओरिजिनल एक्सरसाइज करवा दी तो वो खत्म हो गई।
होगी, क्योंकि अब जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसका फायदा कोई नहीं रहेगा। मैं करवाने को मैं करवा सकता हूँ, बट अगेन उसको कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि पेपर मैंने नहीं देना, पेपर आपने देना है। आपको जब मैंने उससे मिलते जुलते क्वेश्चन करवा दिया, अब आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस करके रिव्यू एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सही है ना भाई? तो सिंपल सी बात है। और फिर भी अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर नहीं वो रिव्यू के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये कि बेटा आपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं लिया था। इसलिए मैं इस बात पे बड़ा जोर देता हूँ। सही है। और बाकी बस लास्ट में बात कहूंगा, जहाँ आप जहाँ जैसे हैं खुश रहें। अल्लाह पाक आपको बड़ा खुश रखे, और मुझे भी हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। खुद भी लेक्चर्स को लें, अगर ये लेक्चर्स आपको समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, अपने कोचिंग के कॉलेज के दोस्तों से भी शेयर करें। इंशाल्लाह मेरी दुआओं में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके लिए मजीद कंटेंट लाता रहूंगा, इंशाल्लाह बाकी चैप्टर इंशाल्लाह करवाता रहूंगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।